नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल स्टडी विद लिबर्टी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को ठोस में होने वाले त्रुटि अर्थात दोष का अध्ययन कराऊंगा। देखेंगे कि आपके जो ठोस हैं उसमें किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, आपको ठोस में जो दोष पाए जाते हैं वो 3 कारणों से होते हैं। सबसे पहला कारण है आपका ताप। यदि आप किसी ठोस का ताप बढ़ाते हैं तो आपको भी पता है, कोई भी यदि ठोस है, यदि उसमें टेम्परेचर दिया जाए तो ताप बढ़ने से क्या होता है, वो गर्म होता है और गर्म होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे अर्थात आयन उत्सर्जित हो रहे हैं, और आयन उत्सर्जित होंगे तो क्या होगा, फिर ठोस जो है उसमें त्रुटियां उत्पन्न होगी। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों तीव्र क्रिस्टलीकरण। तीव्र क्रिस्टलीकरण का अर्थ होता है कि आपका जो ठोस है वो ज्यादा ही ठोस हो जाए, मतलब ज्यादा जम जाए आपका एक प्रकार से। तो तीव्र क्रिस्टलीकरण करने से भी जो आपके आयंस हैं वो नष्ट हो सकते हैं। तो ये इसके कारण भी आपके ठोस में दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा कारण है दोस्तों अशुद्धियों की उपस्थिति। यदि किसी ठोस में अशुद्धि डाल दिया जाए तो उसके कारण भी आपके ठोस में त्रुटि उत्पन्न होगी। तो ये 3 कारण हैं, आपके बेसिक 3 कारण हैं जिससे ठोसों में अशुद्धियां पाई जाती है। पहला है आपका ताप, टेम्परेचर बढ़ाने पर। दूसरा है तीव्र क्रिस्टलीकरण, ज्यादा ठोस बना देने पर। और तीसरा है आपके अशुद्धियों की उपस्थिति, अशुद्धियों के कारण। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके जो दोष पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के दोष होते हैं कणों में। एक होता है आपका बिंदु दोष। बिंदु दोष जो है कणों की संख्या पर निर्भर करता है कि कितने धन आयन है, कितने ऋण आयन है आपका, और स्थान पर कहाँ पे स्थित है, अंतराकाशीय स्थान में स्थित है कि संकुलन क्षमता का जो व्यवस्थित जगह है वहां स्थित है। और दूसरा होता है यहाँ पे पंक्ति दोष। पूरे पंक्ति, जो पंक्ति का अरेंजमेंट होता है इस प्रकार से पंक्ति में, तो ये पंक्ति अपने स्थान से गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार के 2 दोष होते हैं क्रिस्टल में आपका। पहला बिंदु दोष, कणों की संख्या जो देख रहे हैं आप इस पर निर्भर करेगा, और दूसरा पंक्ति दोष, पूरी पंक्ति पर निर्भर करेगा। तो ये जो बिंदु दोष है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्टाइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा है आपके अशुद्धि दोष। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष है इसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात बराबर होता है। जैसे देखिए ये जो आपका एक क्रिस्टलीय ठोस है आपका, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि कण गोलाकार होते हैं, और गोलाकार कणों की व्यवस्था इस प्रकार हुई आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो धन आयन, जितने धन आयन है उतनी संख्या में ऋण आयन उपस्थित हैं, अर्थात इसमें जो त्रुटि उत्पन्न होगी वो स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाएगा। यदि धन आयन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऋण आयन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए धन आयन की संख्या ज्यादा है, ऋण आयन की संख्या कम है, अर्थात यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात बराबर नहीं है। या फिर हो सकता है कि धन आयन और आ जाए यहाँ पे। तो देखिए अब भी धन आयन 2 एक्स्ट्रा है ऋण आयन की तुलना में, अर्थात धन आयन की संख्या अधिक है। मतलब यह कहा जा सकता है कि धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात बराबर नहीं है। तो इस ठोस में जो त्रुटि होगी उसे हम लोग नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहेंगे। और यदि इस ठोस में किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिल जाए तो उससे जो त्रुटि होगी उसे अशुद्धि त्रुटि कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक दोष को डिटेल पढ़ते हैं। ये जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्टकी त्रुटि, दूसरा होता है आपका फ्रैंकेल त्रुटि। शॉर्टकी त्रुटि का मतलब है कि ये जो क्रिस्टल जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से पूर्णतः गायब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस ठोस को गर्म किया, तो गर्म होने के कारण हो सकता है कि एक धन आयन और एक ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो गया, लेकिन धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात तो बराबर है। देख, एक धन आयन गायब हुआ तो एक ऋण आयन गायब हुआ। इसका अर्थ यह है कि एक स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि है, लेकिन चूंकि आपका धन आयन ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जा रहे हैं तो इस त्रुटि को बोलेंगे शॉर्टकी त्रुटि कहा जाता है। अर्थात शॉर्टकी त्रुटि वह त्रुटि है जिसमें धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से पूर्णतया गायब हो जाते हैं, लेकिन इसका जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आयन की कमी हो रही है। तो इसलिए इसका घनत्व क्या होगा,
कमी, लेकिन परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जितने धन आयन है उतने ऋण आयन ही गायब हो रहे हैं। इसलिए शॉर्टकी त्रुटि के परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा होता है दोस्तों फ्रैंकेल त्रुटि। फ्रैंकेल त्रुटि में क्या होता है, जो धन आयन होते हैं, जैसे कि धन आयन और ऋण आयन, तो जो धन आयन होते हैं वो अपने स्थान को छोड़कर, जो आपको ये अंतराकाशीय स्थान दिखाई दे रहे हैं, वहां चले जाते हैं। तो जब धन आयन अपने स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं तो इस त्रुटि को जो है फ्रैंकेल त्रुटि कहा जाता है। लेकिन धन आयन और ऋण आयन की संख्या अभी भी बराबर है, क्योंकि धन आयन अपने स्थान से गायब नहीं हुए हैं, वो केवल अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में गए हैं। तो ये भी स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि है, लेकिन ये कौन सी त्रुटि है, फ्रैंकेल त्रुटि। अब देखिए इसके घनत्व में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि धन आयन उतने ही है जितने पहले थे, लेकिन इसका परावैद्युतांक में परिवर्तन होगा, क्योंकि धन आयन अपने स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम की दृष्टि से शॉर्टकी त्रुटि और फ्रैंकेल त्रुटि। तो शॉर्टकी त्रुटि वह त्रुटि जिसमें धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से पूर्णतः गायब हो जाते हैं, शॉर्टकी त्रुटि कहलाते हैं, और इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है और परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा देखिए फ्रैंकेल त्रुटि, वह त्रुटि जिसमें धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, फ्रैंकेल त्रुटि कहलाते हैं, और इसके कारण घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परावैद्युतांक कम हो जाता है। तो आया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है, जिसमें धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बराबर नहीं होता। इसमें दो प्रकार के होते हैं, ये ऋण आयन रिक्तियां और अतिरिक्त धन आयन। जैसे कि दोस्तों देखिए ये जो आपको क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, इसमें से यदि ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जाए, ये देखिए दो ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो गए, तो ऋण आयन क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो ये जो आपके क्रिस्टल है, इसमें देखिए धन आयन की संख्या अधिक है और ऋण आयन की संख्या कम है, अर्थात धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। और चूंकि ऋण आयन रिक्त है तो इसको बोलेंगे हम लोग ऋण आयन रिक्तियां। और दूसरा है आपके अतिरिक्त धन आयन। तो देखिए दोस्तों अतिरिक्त धन आयन का अर्थ यह है कि धन आयन की और ऋण आयन की संख्या अभी बराबर है, लेकिन अंतराकाशीय स्थान में यदि अतिरिक्त धन आयन मिल जाए तो देखिए धन आयन की संख्या अधिक हो गया, ऋण आयन की संख्या कम, अर्थात धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बराबर नहीं है। तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है, लेकिन धन आयन एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, तो इसको अतिरिक्त धन आयन कहेंगे। आया दोस्तों समझ में। तीसरा होता है दोस्तों अशुद्धि दोष। जब शुद्ध क्रिस्टल में जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि अन्य ठोसों की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो जो मिलाने की क्रिया उसे डोपिंग कहा जाता है दोस्तों। और मिलाने के बाद जो नया ठोस बनता है उसमें अन्य ठोसों की अशुद्धि है, इसलिए वह दोष क्या कहलाएगा, आपका अशुद्धि दोष कहलाता है। तो देखिए दोस्तों तीसरा जो है आपका अशुद्धि दोष, तो एक ठोस में दूसरे प्रकार की ठोस की अशुद्धियां मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाता है, और जो दोष है उसे अशुद्धि दोष कहेंगे। तो देखिए दोस्तों अशुद्धि दोष दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। जब किसी शुद्ध क्रिस्टल में 5 प्रकार के अन्य ठोसों की अशुद्धियां मिलाई जाती है तो उसे एन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। और जब किसी ठोस क्रिस्टल में 3 प्रकार, देखिए एन प्रकार में कितने हैं, 5 ठोस की अशुद्धियां मिलाई जाएगी, और पी प्रकार में 3 प्रकार के अन्य ठोस की अशुद्धियां मिलाई जाएगी। तो जब 3 प्रकार के अन्य ठोस की अशुद्धियां मिलाई जाएगी तो इसे पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ये जैसे कि ठोस है, इसमें 3 कारण से दोष उत्पन्न हो सकता है। पहला ताप बढ़ाने से, दूसरा तीव्र क्रिस्टलीकरण से, तीसरा अशुद्धियों की उपस्थिति से। दोष 2 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष जो कि कणों की संख्या और प्रकृति स्थान पर निर्भर करते हैं, दूसरा होता है पंक्ति दोष जो एक पंक्ति पर निर्भर करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, अशुद्धि दोष, ये तीनों जो है बिंदु दोष के प्रकार हैं, जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक दोष वह दोष है
जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात बराबर रहता है, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष वह दोष है जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात बराबर नहीं रहता। स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, शॉर्टकट त्रुटि, वह त्रुटि वह दोष जिसमें धन आयन ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, शॉर्टकट त्रुटि कहलाते हैं, और वह दोष जिसमें धन आयन अपने स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं, फ्रैंकल त्रुटि कहलाते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में दो है, ऋण आयन जब जिसमें ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, ऋण आयन रिक्तियां कहलाते हैं, और जिसमें अतिरिक्त धन आयन अंतरकाशी स्थान में पाए जाते हैं, अतिरिक्त धन आयन त्रुटि कहलाते हैं। अशुद्धि त्रुटि वह त्रुटि जिसमें किसी शुद्ध क्रिस्टल में अन्य पदार्थ अन्य ठोस की शुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धता त्रुटि कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, जब 5 प्रकार की ठोसों की शुद्धि मिलाई जाती है शुद्ध क्रिस्टल में तो उसे इन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, और जब 3 प्रकार की ठोस की त्रुटि मिलाई जाती है किसी क्रिस्टल में शुद्ध क्रिस्टल में तो उसे 3 प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पढ़ते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोस में 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक वह ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम लोग चालक कहते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, इसमें आप विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं तो वो चालक कहलाता है। दूसरा, जिसमें आपका विद्युत धारा का प्रवाह पूर्ण रूप से नहीं होता, कुछ परसेंट होगा कुछ परसेंट नहीं होगा, वह पदार्थ आपका अर्धचालक कहलाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम में यदि आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पूर्ण रूप से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो ये आपके अर्धचालक कहलाते हैं। तीसरा होता है विद्युत रोधी, जिसमें विद्युत का प्रवाह हो ही नहीं सकता, वह विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो ये है आपके ठोसों के विद्युतीय गुण। तो अब हम चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी का बैंड सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन सा सिद्धांत पढ़ना है? बैंड सिद्धांत। देखेंगे कि बैंड सिद्धांत से इसकी व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपके 2 प्रकार के बैंड होते हैं। एक बैंड है आपका चालन बैंड। पहला बैंड क्या है आपका? चालन, और दूसरा होते हैं आपका संयोजकता बैंड। देखिए दोस्तों, और ये जो बीच का खाली स्पेस है इसको ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा अंतराल। चलिए देखिए दोस्तों, जब चालक बैंड और ये संयोजकता बैंड, ये दोनों बैंड एक दूसरे के पास स्थित हो, एक दूसरे के क्या रहेगा? पास स्थित होगा। देखिए, ये दोनों बैंड जब एक दूसरे के पास स्थित है तो ये कहलाता है आपका चालक, और जब दोनों बैंड एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित हो तो ये कहलाते हैं आपका विद्युत रोधी। और जब चालन बैंड और संयोजकता बैंड जो है आपका, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के अंतर अल्प दूरी रहता है तो ये कहलाता है, ये बीच की दूरी क्या है आपका? अल्प दूरी, तो ये कहलाता है आपका अर्धचालक। अर्थात देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको संयोजकता कहा जाता है। किसी भी, जैसे सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो सोडियम की संयोजकता क्या है आपका? 1, अर्थात एक ही इलेक्ट्रॉन जो है आपका संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी जो पदार्थ है आपके, धातु है, उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही क्या कहलाता है? उसका संयोजकता कहलाता है। तो वही जो आपके उसके कक्षक हैं वो है आपका संयोजकता कक्षक, और एक होता है आपका चालन। तो 2 प्रकार के बैंड है बैंड सिद्धांत में, एक संयोजकता बैंड होता है, दूसरा आपका चालन बैंड। तो देखिए, जब संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के पास भी स्थित रहेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में आसानी से जा सकता है, तो क्या होगा? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा बहती है। तो ये क्या कहलाएंगे? आपका चालक। और जब संयोजकता बैंड और चालक बैंड की दूरी अत्यधिक रहेगी, बीच का ऊर्जा अंतराल क्या रहेगा? अधिक रहेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में आसानी से नहीं जा पाएगा। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा, तो ये कहलाता है आपका विद्युत रोधी पदार्थ।
और चालन बैंड और संयोजकता बैंड के जो बीच का जो अंतराल रहता है उसी को ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। और तीसरा देखिए अर्धचालक में जो चालन बैंड और संयोजकता बैंड ये अति अल्प दूरी पर स्थित है, अर्थात कुछ इलेक्ट्रॉन जो है संयोजकता बैंड से चालन बैंड में प्रवेश कर सकता है और कई इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से चालक, विद्युत ऊर्जा और अर्धचालक को भी परिभाषित कर सकते हैं। वे पदार्थ जिसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड पास पास स्थित होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड चालन बैंड में आसानी से जा सकता है, चालक कहलाता है। वे पदार्थ जिसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड की दूरी अधिक होती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में से चालन बैंड में नहीं जा सकते, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। और वे पदार्थ जिसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड की दूरी अल्प होती है, जिसमें से संयोजकता बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश कर सकते हैं, आपका अर्धचालक कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ठोसों के चुंबकीय गुण। तो देखिए ठोसों के चुंबकीय गुण, तो मान लीजिए कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका। इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी पदार्थ को रखा जाए, ये आपका पूरा चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रख रहे हैं, तो यह पदार्थ इस चुंबकीय क्षेत्र में आने के पश्चात प्रतिकर्षित हो जाए तो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाता है। और ये जो पदार्थ है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित। जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ा में पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा है आपका अनुचुंबकीय ठोस। वे ठोस जिसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह आकर्षित होगा। क्या होगा दोस्तों? आकर्षित होगा। जब आप किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं और वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा है तो वह जो ठोस है आपका अनुचुंबकीय ठोस कहलाता है। जैसे कि ऑक्सीजन, कॉपर 2+, फेरस 3+, ये आपके जो अनुचुंबकीय ठोस के उदाहरण हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ परसेंट इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित नहीं होते, अर्थात कुछ युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे और कुछ आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिस कई इलेक्ट्रॉनों के इसमें जोड़ा नहीं बनता। तीसरा होता है दोस्तों लव चुंबकीय ठोस। देखिए लव चुंबकीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसे आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। देखिए जैसे इस पदार्थ को मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया और यहां से चुंबकीय क्षेत्र को मैंने हटा लिया, फिर भी इस पदार्थ में चुंबकीय गुण विद्यमान है, तो यह लव चुंबकीय ठोस कहलाता है। वे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है तथा चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, वैसे पदार्थ को लव चुंबकीय ठोस कहा जाता है। जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट है, कोबाल्ट हो गया, ये आपके लव चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पदार्थ में उसे प्रतिचुंबकीय ठोस, जिसमें कम मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकीय ठोस, और जब अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे लव चुंबकीय ठोस कहा जाता है। देखिए दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अर्थ यह है, जैसे मैं डी कक्षक लेता हूं, डी कक्षक में आपको भी पता है कि 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये आपके 5 कक्षक है। तो इसमें यदि इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसी भी परमाणु के डी कक्षक में। तो देखिए इस डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है जोड़े के रूप में है, अर्थात यह पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय ठोस। अब देखिए दोस्तों इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिखाई दे रहा है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये जो ठोस है आपके कहलाएंगे अनुचुंबकीय ठोस। जैसे कॉपर 2+, फेरस 3+, इसमें आपके कम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और जब और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए इसमें तो देखिए अब दोस्तों पूरे 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए, तो ये कहलाएगा आपका
लौह चुंबकीय पदार्थ, अर्थात जिसमें अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि आपका फेरस है, निकिल है, आपके कोबाल्ट है। इसके अलावा दोस्तों प्रतिलौह चुंबकीय ठोस, देखिए वे ठोस जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका चक्रण, इलेक्ट्रॉन का चक्रण देखिए पहला कक्षा का क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर तीसरे का क्लॉकवाइज तो चौथे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिशा में, दूसरा कक्षा के इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, लेकिन देखिए सभी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सभी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के पदार्थ को प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और ऐसे पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि इस प्रकार के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण निकालना संभव नहीं है दोस्तों। पांचवा होता है आपके फेरिक चुंबकीय ठोस। देखिए इस प्रकार के ठोस में आपके जो इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज, तीसरा आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, चौथा फिर से क्लॉकवाइज, पांचवा फिर से क्लॉकवाइज, अर्थात दो कक्षा के दो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो तीसरा कक्षा के इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, चौथा कक्षा के इलेक्ट्रॉन और पांचवा कक्षा फिर ऊपर की ओर, फिर छठवा आपका नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर एक नीचे, फिर दो ऊपर एक नीचे। इस प्रकार के पदार्थ को फेरिक चुंबकीय ठोस कहा जाता है और इस प्रकार के ठोस में भी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनता है और जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में अयुग्मित होते हैं और जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है बहुत मात्रा में अयुग्मित होते हैं, लौह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं और इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है और चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, लौह चुंबकीय ठोस कहलाता है। और वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति या दिशा, पहला इलेक्ट्रॉन की दिशा क्लॉकवाइज, फिर दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दिशा क्लॉकवाइज, चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, वो आपका प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। पांचवा है आपके फेरिक चुंबकीय ठोस, वे ठोस जिसमें दो कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्लॉकवाइज, तीसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, चौथा पांचवा कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्लॉकवाइज, छठवा कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से होता है फेरिक चुंबकीय ठोस कहलाते हैं और इस प्रकार के ठोस में भी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको? यदि आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा वीडियो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।